आप सब खैरियत से होंगे इस उम्मीद के साथ आज के इस पॉडकास्ट सीरियल जर्नी की हम शुरुआत करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने जिस तरह से देखा कि कादर खान की जिंदगी के ऊपर में हमने एक बायोग्राफी बनाने का आप तक लाने का सोचा, और सबसे खास बात हमारा मकसद इन एपिसोड्स के जरिए ये रहा कि हम उन लोगों के सामने उन जर्नी को लेके आना चाहते हैं जिस तरह से पुराने लोगों ने मेहनत की, उनकी तमाम जिंदगी के जितने भी सारांश होते हुए जिंदगी को उन्होंने जिया और एक अजीम मखसूस मुकाम हासिल किया। ये मुकाम वाली जिंदगी को हम आपके सामने इन एपिसोड्स के माध्यम से रखेंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा प्रमोद जोशी और कादर खान साहब की जिंदगी के अंदर में एक जुड़ाव आया। लास्ट एपिसोड में हमने एक और बात देखी कि प्रमोद जोशी का जो नाटक कादर खान साहब ने लिखा था और देख के पढ़ रहे थे, उस मोमेंट के ऊपर उन्हें कहीं ना कहीं कुछ कमी नजर आई, जिसमें प्रमोद जोशी जैसे एक ऐसे वर्सेटाइल कैरेक्टर जिन्होंने अपनी सीनियरिटी को छोड़ के उस मौके के ऊपर पे एक जूनियर कैरेक्टर कादर खान को कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस कहानी में कुछ अधूरा है और अगर उसे दुरुस्त कर सकते हो तो कर जाओ। तो ऐसे वक्त में कादर खान ने उस स्क्रिप्ट को पूरा करके उसे उस मुकाम तक पहुंचाया कि आखिरी के अंदर में प्रमोद जोशी ने कादर खान साहब को गले से लगा लिया। ऐसे लोग हुआ करते थे पुराने, जिन्हें जरा सा भी तकब्बुर का बुखार नहीं हुआ करता था। कमिंग बैक टू द एसेंस, और अब चलते हैं हमारे इस एपिसोड को अगले एपिसोड की तरफ लेके जाने, जो हमने फ्लैशबैक में देखा प्रमोद जोशी किस बारे में। अब चलते हैं कादर खान की आगे की जिंदगी के बारे में। कादर खान साहब को पढ़ाई का बेहद शौक था। वो कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उस कॉलेज में अपनी पढ़ाई करने से पहले उन्हें वो मुकाम हासिल होना शुरू हो गया था। अब बेहद लोग उनको स्क्रिप्ट को पसंद कर रहे थे, उनके नाटकों को लोग देख के उनसे प्रोत्साहित हो रहे थे, और कई तो ऐसे लोग थे जो उन्हें एक स्टार का दर्जा भी दे चुके थे। बट एट द सेम टाइम हमारे कादर खान साहब जरा सा भी प्राउड फील नहीं करते थे, और वो उसी तरह से जीना पसंद कर रहे थे जिस तरह से एक आम इंसान की जिंदगी हुआ करती थी। कादर खान साहब ने अपनी जिंदगी को उसी तरह से चलाया। लोग उन्हें बेहद पसंद करते, लोग अब उनके पास ऑटोग्राफ लेने आते, लेकिन कादर खान साहब को अपनी पढ़ाई बेहद पसंद थी। उन्होंने पढ़ाई में अपने सिविल इंजीनियर की पढ़ाई करते 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 अपनी पढ़ाई पूरी करी, और उन्हें जिस तरह से हमेशा से शौक था कि अपनी पढ़ाई के साथ में वो लोगों को पढ़ाएं, स्पेशली पढ़ाने का उनको ज्यादा शौक हुआ करता था। हाँ जी, इसीलिए निकाला है स्कूल से। इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरे खाते फिरते हैं। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरे खाने में गुजर जाती है। तो क्या फायदा ऐसा पढ़ाई हासिल करके? तो यही पढ़ाने की शौक में अपनी इस सिविल इंजीनियरिंग को कंप्लीट करने के बाद उन्हें एक कॉलेज के अंदर में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई, जहां उन्हें 300 रुपए मिला करते। 300 रुपए उस जमाने की बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। बट कहते हैं ना कि जिस इंसान में कोई छुपी हुई प्रतिभा होती है, पढ़ाना तो उनका जुनून था, लेकिन कुछ तो बात होगी ना एक ऐसे इंसान में जिसके अंदर में एक स्पेशल कैरेक्टर भगवान ने या अल्लाह ने या खुदा ने भेजा होगा। वो कैरेक्टर इनके अंदर में था, जहां वो नाटक लिखा करते थे, और उनकी जबान में वो तासीर थी, उनकी कलम में वो तासीर थी कि हर इंसान उनके कलम को पसंद करता। वो साला इस संसार में कौन भिखारी नहीं है? सब भिखारी हैं। हम पेट के भूखे हैं, रोटी के पीछे भागते हैं, इसलिए रोटी के भिखारी हैं। ये साले दौलत के चाहने वाले दौलत के भूखे हैं, इसलिए दौलत के पीछे भागते हैं, दौलत के भिखारी हैं। ये कुर्सी को चाहने वाले वोटों के पीछे भागते हैं, क्योंकि ये वोटों के भिखारी है। वो दौर उन्हें छोड़ने नहीं दे रहा था। ऐसे में ही एक और मौका कादर खान साहब की जिंदगी के अंदर में आया, और एक शहर के अंदर में इंडिया लेवल का एक ड्रामे का कंपटीशन हो रहा था। ऐसे दौर के अंदर में जब कॉलेज में कादर खान साहब पढ़ा रहे थे, उस ड्रामे के अंदर में पार्टिसिपेट करने का मौका इन्हें भी मिला। बट क्योंकि ये कहते थे कि मेरा जुनून पढ़ाने में है, न कि लिखने में। लेकिन बोलते हैं ना कि जिसके सामने कामयाबी के रास्ते खुलने होते और ऊपर वाले ने अगर वो रास्ता बनाया हो, तो शायद इस रास्ते पे भी इन्हें खामोश होने का मौका नहीं मिलता। ये शायद कितना भी पीछे भागे, लेकिन कादर खान साहब की जिंदगी के अंदर में शायद ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने लिख दिया था कि मैं तो इसे इस मुकाम के अंदर में इस रास्ते में जरूर जाऊं, चाहे वो कितना भी पढ़ लिख के क्यों ना बन जाए। कादर खान साहब की जिंदगी में ये दौर आया जहां ये ड्रामे की जो इवेंट के जो स्क्रिप्ट प्लेयर्स थे और जितने भी मैनेजमेंट के हीरोज थे, ये खुद इनके पास में पहुंचे और उनसे कहा आप पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते। सो उन्होंने अपनी बात सिंपल लाइन में
दर्शा दी कि मेरा इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि आप इन्हें पार्टिसिपेट करें। आपके आने के बाद शायद उन तमाम लोगों को प्रोत्साहन मिले जो चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर में कुछ करना, और हमारे इस इवेंट के अंदर में 4 चांद भी लग जाएंगे। और उस खास तौर पे इवेंट ऑर्गेनाइजर ने कादर खान साहब को एक बात बड़ी खास बोल दी, अगर आप ये इवेंट जीत जाते हैं तो आपको 1500 रुपए मिलेंगे। उस दौर के अंदर में कादर खान साहब वैसे ही बड़े परेशान थे, उन्हें पैसे की वैल्यू मालूम थी। उन्होंने इस चैलेंज को अपनी जिंदगी के अंदर में आगे बढ़ाने के लिए उसे एक्सेप्ट किया और उन्होंने इस इवेंट के अंदर में पार्टिसिपेट कर लिया। वो ड्रामा, उस ड्रामे को इतना ज्यादा पसंद किया गया और उस ड्रामे का नाम था लोकल ट्रेन। उस लोकल ट्रेन के सारे अवार्ड्स उन्हें मिल गए, जिस अवार्ड के अंदर में बेस्ट ड्रामा, एक्टिंग, राइटिंग और डायलॉग्स के लिए उनको प्राइजेस मिले। उनको ढेर सारे अवार्ड तो मिले, साथ ही साथ में उन्हें 1500 रुपए का कैश रिवॉर्ड में मिल गया। ऐसे हुआ करते थे ये वो छुपे हुए कलाकार जिन्हें मालूम था कि ये कुछ है, लेकिन ये कभी दर्शा नहीं पाए। लेकिन इनको हुनरबाज लोगों को, हुनर का पहचानने वाले कई लोग ऐसे मिलते गए। वक्त चलता गया, कारवां चलता गया, और हमारे हीरो, जिसे हम कहते हैं एक बड़े बड़े स्टार की जबान होती है, स्क्रिप्ट और डायलॉग्स, वो लिखने का काम किया करते थे हमारे कादर खान साहब। यही तो नहीं हुआ, आगे आगे बढ़ते चले गए। वक्त आता गया कि इस 1500 रुपए में बेहद खुशी मिलती, लेकिन इस खुशी के साथ कहीं ना कहीं इनकी जिंदगी में दुख भी शामिल था। इन्होंने अपनी माँ का दामन कभी नहीं छोड़ा। जब इन्हें 1500 रुपए और अवार्ड मिला तो इन्होंने अपनी माँ के पास में उस अवार्ड और पैसे को लेके पहुंचे। लेकिन कहते हैं ना कि एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ गम जरूर होता है। आपको, जैसे मैंने पहले एपिसोड में भी कहा, कि उनके जो सौतेले पिता थे वो उनसे बेहद नफरत करते थे, वो उनकी खुशियों में शामिल नहीं होते थे। जब उन्होंने इस अवार्ड और प्राइजेस को लेके आया, इस पीरियड के अंदर में उनके पिताजी ने, जो उनके सौतेले पिता थे, उन्होंने बहुत मारा, इतना मारा कि उन्हें इतनी तकलीफ हुई कि एक वक्त ऐसा आया कि उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं नीले नीले दाग हो गए थे। उनकी माँ देखती थी, पीड़ा में रहती थी, लेकिन हमारे कादर खान साहब बेहद परेशान थे। उस परेशानी का सबब एक वक्त ऐसा आया जिस वक्त में उन्होंने अपनी जिंदगी का फैसला किया कि अब वो अपने पेरेंट्स से, स्पेशली उस सौतेले बाप के घर कभी नहीं आएंगे। और वो दौर था जिस वक्त उनके पिताजी ने ये बात कही कि अब तू मेरे घर से निकल जा। उस बात से उनको इतना बुरा लगा कि उन्होंने कहा कि अब तो मैं इस घर पे कभी लौट के नहीं आऊंगा। बाद में जरूर मौका पड़ा कि जब उनकी माँ से उनसे मुलाकात होती तो उनकी माँ से सिर्फ वो दिन में मिलने जाते, ना कि उसके पिताजी से। सो ऐसे इंसान जिनके काम में भी दम था, जिनकी कला में भी दम था, जिनकी जबान में भी तासीर थी, जिनकी डायलॉग्स भी बेहद अच्छे हुआ करते थे, ऐसे लोगों की इज्जत भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। उसी इज्जत का साथ देते हुए इन्होंने ये डिसीजन लिया, और ये डिसीजन को कंटिन्यू रख के वो सिर्फ दिन में अपनी माताजी से मिलते और अपनी पढ़ाई का जुनून उनका चलता चला गया। बोलो जाके किधर नौकरी करे। अरे यार तुम म्युनिसिपैलिटी को छोड़ो, इसकी बात करो। भूख के मारे दम निकला जा रहा है, कुछ करो, कुछ सोचो। मुझे भी ऐसे लगता है, मुझे चक्कर आ रही, लगता है मैंने भी बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। हाँ तो क्या करें। इतने बड़े इवेंट के बाद एक और शख्स से मुलाकात हुई जो उस इवेंट के अंदर में आए थे जजेस बनके, और उन दोनों का नाम था नरेंद्र बेदी और कामिनी कौशल। कामिनी कौशल और नरेंद्र बेदी, ये दोनों इस फिल्मों से जुड़े हुए कुछ संबंधित लोग हुआ करते थे। जहां नरेंद्र बेदी ने हमारे कादर खान साहब से एक बात रख दी कि आप फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते, लेकिन उसी अंदाज से कादर खान साहब ने जवाब दिया कि मैं सिर्फ नाटक लिखना जानता हूं, मुझे फिल्मों का कोई अनुभव नहीं रहा। तो इस बात के ऊपर पे नरेंद्र बेदी जी ने एक ही बात कही कि आप कोशिश करिए, क्योंकि दोनों में कुछ फर्क नहीं होता। एक तरफ नाम फिल्म है और दूसरी तरफ सिर्फ नाटक है, बल्कि कायदे से दोनों जगह नाटक ही हो रहा है। इस बात को तस्लीम करते हुए इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और उस वक्त में उनकी 1500 रुपए की डील फाइनल हो गई। और जिस वक्त पे उन्हें फिल्म का स्क्रिप्ट दिया गया नरेंद्र बेदी की तरफ से, उस फिल्म का नाम था जवानी दीवानी। ये जवानी दीवानी फिल्म के स्क्रिप्ट दी गई। 4 दिन के अंदर में कादर खान साहब ने स्क्रिप्ट को लिख दिया, और उसके बाद में जब उन्होंने इनके पास में पहुंचा, नरेंद्र बेदी के पास, तो उन्होंने सोचा कि शायद इन्हें वो स्क्रिप्ट समझ में नहीं आई, इसीलिए कादर खान साहब मिलने के लिए आ गए। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उन्होंने पूरी की पूरी फिल्म ही लिख डाली।
अब ऐसे इंसान जिनके खून के अंदर में टैलेंट था, जिस वक्त में नरेश बेदी ने उस स्क्रिप्ट को पढ़ी तो वो भौचक्का हो गए एकदम, वो जान के कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि 4 दिन में जो काम 1 महीने का था वो 4 दिन में उन्होंने शुरू कर दिया और 4 दिन में खत्म करके उन्होंने हमारे पास में लेके आ गया। और एक वक्त ऐसे आया कि जो 1 महीने बाद शूटिंग होने वाली थी वो शूटिंग शुरू हो गई सिर्फ 7 दिन के अंदर। तो ऐसे हुआ करते थे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जिनकी काबिलियत के बारे में अगर हम बात करें, उनमें कुछ तो बात रहती थी क्योंकि वो अपने काम में बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हुआ करते थे। कादर खान साहब की ये जिंदगी को लेके हम आगे और चलते हैं। 1972 में जवानी दीवानी रिलीज हुई जो कि सुपर हिट रही। ये थे हमारे कादर खान साहब, लेकिन इतना ही रुका नहीं। यहां भी उनका वही सोच था कि शायद मैं फिर से अपनी पढ़ाने वाली जिंदगी में निकल जाऊं, क्योंकि जुनून तो उनका वही था। ये सिर्फ नाटक लिखना और फिल्मों में डायलॉग्स लिखना ये उनकी जिंदगी का एक शौक तो नहीं था, लेकिन कर रहे थे क्योंकि उनके अंदर में वो कला थी और लोगों की कदर करना और लोग उनकी कदर कर रहे थे, इसकी उस हिसाब से वो वैल्यूज बनते जा रही थी। इन्हीं डायलॉग्स को लेते हुए रवि टंडन नाम के एक और फिल्म अदाकार जो फिल्म बनाना जानते थे, उन्होंने उन तक अपनी बात का प्रस्ताव रखा कि मुझे आपकी लास्ट राइटिंग और स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा पसंद आई और मैं चाहता हूं कि मेरी आने वाली फिल्म, उस फिल्म के लिए आप डायलॉग लिखें। और सीधे उस वक्त में उन्होंने उन्हें ऑफर कर दिया कि जो मैं आपको लास्ट टाइम आपको 1500 रुपए मिले थे, अब आपको इस फिल्म के 20,000 रुपए मिलेंगे। जिस दौर के अंदर में जिस इंसान ने 300 और 1500 रुपए का सफर इतनी तकलीफों से देखा, उसे उस इंसान को 20,000 की वैल्यू समझ में आई। उस इंसान ने 1975 के अंदर में सिल्वर स्क्रीन के ऊपर पे रिलीज हुई ये फिल्म मान लो एक बहुत बड़ा रोल अदा कर गई और उस फिल्म को भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया। तो ऐसे फिल्मों के साथ डायलॉग लिखते लिखते हमारे कादर खान साहब अपनी जिंदगी को आगे लेते चलते गए और मानो अब उनके साथ में सिर्फ मौके आते जा रहे थे, बार बार कोई ना कोई फिल्म का डायरेक्टर उन तक पहुंच जाता और उन्हें नए नए रोल्स मिलते जाते। रवि टंडन की खेल खेल मूवी 1975 में रिलीज हुई जो कि सिल्वर स्क्रीन पे सुपर डुपर हिट रही। उसके बाद एक और मौका वापस मिला जिसमें एक फिल्म बनी जिसका नाम था रफू चक्कर। उस रफू चक्कर में भी कादर खान साहब को एक और मौका मिला जहां वो अपना परफॉर्मेंस देख पाए और वहां भी उस पिक्चर के लिए उनको 25,000 रुपए मिले। अब मान लो इस तरह से कादर खान साहब की जिंदगी को मोड़ मिल गया था, जैसे मान लो कि एक के बाद एक हर कोई उनसे ही स्क्रिप्ट लिखाना पसंद कर रहा था। अब वो दौर आ चुका था कि स्टार से ज्यादा पैसा हमारे कादर खान साहब को मिलने लगे। एक और मौका जो कि उनकी जिंदगी का एक वो मौका जिस वक्त को जिंदगी भर कादर खान साहब याद करते, वो क्यों याद करते मैं आगे जरूर बताऊंगा। मनमोहन देसाई की एक फिल्म आ रही थी, उस फिल्म का नाम था 1974 में रिलीज हुई भी रोटी। उस रोटी के फिल्म की क्लाइमेक्स जो है वो मनमोहन देसाई साहब लिख नहीं पा रहे थे और वो बहुत ज्यादा दुविधा में थे कि वो कैसे होगा उसका क्लाइमेक्स। उस फिल्म के अंदर में राजेश खन्ना हुआ करते थे, लेकिन वो उस क्लाइमेक्स को लेके बेहद परेशान थे। उस परेशानी के सबब के अंदर में इस स्क्रिप्टिंग्स को पुराने दौर के अंदर में कंटिन्यू वो हमारे कादर खान साहब की स्क्रिप्टिंग को देखते देखते, डायलॉग्स को देखते हुए और उनके सुपर हिट्स जितनी भी मूवीज में उन्होंने अपने परफॉर्मेंसेस दिए थे, उनको लगा कि चलो एक बार मनमोहन देसाई कादर खान साहब के साथ में काम करके देखते हैं। तो लेकिन एक पॉइंट जो था मनमोहन देसाई ने कादर खान साहब के सामने रख दी कि मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूं, लेकिन अगर वो तुमने काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे सामने उन पूरे डायलॉग्स के पेपर फाड़ के फेंक दूंगा। इस बात का बहुत बुरा लगा हमारे कादर खान साहब को, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान जो होता है कुछ बातों को जज्ब करता है, चाहे उसका अंदर का कितना भी ईगो क्यों ना रहे, लेकिन वो चाहता है कि अगर किसी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए तो कैसा होगा। उसी वक्त के अंदर में कादर खान साहब ने इन बात को एक्सेप्ट किया और एक बात उनके सामने रख दी।
याद रखिएगा मनमोहन साहब, अगर आपको ये मेरे डायलॉग्स और ये मेरा कॉन्सेप्ट जो आपने मुझे क्लाइमेक्स लिखने के लिए कहा, अगर आपको वो पसंद आएगा तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड में जवाब दिया, मैं तुम्हें कंधे में रख के नाचूंगा। ये बात सुन के कादर खान साहब बहुत खुश हुए और ये डायलॉग्स को लिख के उन्होंने फिर से वापस 4 दिन में कंप्लीट कर दिया उस क्लाइमेक्स को और पहुंच गए उस जगह पे जहां मनमोहन देसाई क्रिकेट खेल रहे थे। अब शायद मनमोहन देसाई को वापस से ऐसा लगा कि ये इंसान पता नहीं क्यों आ गया, शायद इसको क्लाइमेक्स नहीं समझ में आया या इसने क्या लिखा मुझे नहीं मालूम, और ऐसे बीच के अंदर में उन्होंने धीरे आवाज में गाली भी बक दी। उस गाली को अंदाज शायद कादर खान साहब को समझ में आ गया। कादर खान साहब धीरे धीरे मनमोहन देसाई साहब के सामने मिले और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड में एक सवाल कर दिया कि आपने मुझे गाली क्यों बकी? उस वक्त में मनमोहन देसाई ने एक बात कही कि मैंने तुम्हें कोई गाली नहीं बकी कादर। तो उन्होंने एक बात कही, आप शायद ये नहीं जानते मनमोहन साहब कि मैं लिपसिंग जानता हूं, मुझे लोग क्या कह रहे हैं मैं उन्हें देख के पहचान जाता हूं। वो बात सुन के मनमोहन देसाई को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अगली फिल्म के अंदर में एक ऐसी मूवी के अंदर में एक लिपसिंग वाला एक डायलॉग्स को यूज कर लिया और उसके अंदर में मूवी के अंदर में रख दिया, और वो इतनी हिट हुई कि मानो ऐसा लगा जैसे उन्हें एक अचानक से कोई ट्रम्प कार्ड मिल गया जो बातों बातों के अंदर में हमारे कादर खान साहब की जबान से निकल गया। हालांकि जो बात होनी थी वो हो गई, लेकिन जब उन्होंने क्लाइमेक्स देखा, मनमोहन देसाई ने देखा, बार बार पढ़ा, 1 बार 2 बार 3 बार और करते करते 5 बार निकल गई वो बात, लेकिन उनका दिल बार बार कर रहा था कि वो सुनते रहे और सुनते रहे। इसका मतलब ये कि उन्हें बेहद पसंद आया। उसके बाद में उन्होंने अपनी वाइफ को वो पूरे डायलॉग जो रिकॉर्ड किए गए थे खुद कादर खान साहब की जबान में कैसेट के अंदर में वो उन्हें सुनाया। उनकी वाइफ को भी बेहद पसंद आया और उन्होंने वाइफ ने कादर खान साहब को एक बात बड़ी खास कह दी कि आप नहीं जानते कादर खान कि मनमोहन देसाई बहुत परेशान थे इस क्लाइमेक्स को लेके, और आपके इस क्लाइमेक्स के बाद उनके अंदर का वो जो कॉन्फिडेंस था वो जाग गया और मानो आपने इतना बड़ा काम कर दिया कि शायद आप कभी नहीं सोच सकते। इस बात से मनमोहन देसाई इतना खुश हुए, और उस दौर के अंदर में नए नए टेलीविजन मार्केट में आए थे। उन्होंने एक टेलीविजन लिया था, उन्होंने वो टेलीविजन उठाया और कादर खान साहब को अपना गिफ्ट दे दिया। और आखिरी में एक बात बोली, क्या तुम कितनी फीस लेते हो मूवी को लिखने के लिए, अपने डायलॉग्स देने के लिए? तो उन्होंने सीधी कादर खान ने बताई कि मैं 25,000 रुपए लास्ट मूवी के अंदर में लिया था, जो हकीकत बात थी। लेकिन कादर खान साहब को मनमोहन देसाई ने एक बात कही कि भाई, मनमोहन देसाई की फिल्म कर रहे हो तो 25,000 में थोड़ी ना होगी। उन्होंने इमीडिएटली 1,21,000 रुपए का फिगर उनको दे दिया और उनसे कहा कि अब अगली फिल्म के अंदर में तुम्हें 1,21,000 रुपए मिलेंगे उस मूवी के लिखने के लिए। ऐसे होते हैं ना कलाकार, और ऐसे होते हैं ना कलाकार को पहचानने वाले लोग जो छुपे हुए नहीं रहते, बट वो सिर्फ तराशना जानते हैं, वो वैल्यू जानते हैं उस इंसान की जो सही में काबिल रखता हो या काबिलियत रखता हो। सो ये थे हमारे कादर खान साहब, जिन्होंने अपनी जिंदगी के हर उन पन्नों को सजो के रखा। और एक बात जरूर उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में जाहिर की कि 300 रुपए से 1,21,000 रुपए के सफर को बार बार याद किया करते थे, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए सफर थे। ऐसे ही सीरीज को हम अगले एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे, विदाउट पॉडकास्टिरियल जर्नी विद पॉडकास्ट विद विकी। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको आपके भाई, आपके दोस्त विकी का काम कैसा लगा, और हमने जो पॉडकास्टिरियल जर्नी को शुरू किया आप तक उन तहजीब के माध्यम से आप तक पहुंचाने का, ताकि आप में से कई ऐसे प्रभावित या प्रतिभाशाल कैरेक्टर्स होंगे जो जिंदगी में कुछ करना चाहते होंगे। शायद इन स्टोरी के माध्यम से उनके जिंदगी में, उनके खून के अंदर में वो बौछार आ जाए, ताकि वो उससे बेहतर कुछ सोच पाए। सो आज के इस एपिसोड में आपके दोस्त और अपने भाई विकी को इजाजत दें। हैप्पी लाइफ एंड स्टे ब्लेस्ड।